गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। HMB इंटर कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। कुछ चीज़ें जो बची थी उसी को हम आगे बढ़ाते हैं आज, और फिर जो कल अगला टॉपिक होगा कल पढ़ाते हैं। आज थोड़ा बहुत हम पढ़ते हैं केवल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी ये आप पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी ये तो पढ़ाने की तरह आपको इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, ठीक। मतलब इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी हम आपको बताए थे कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन डालने में जो ऊर्जा लगती है वही उस परमाणु की क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कहलाती है। परिभाषा जान चुके थे, इसको आपको बता दिए थे, ठीक। आगे हम आपको बताते हैं, परिभाषा नोट ही कर लिए थे। अब देखिएगा, जैसे आप किसी परमाणु के बाह्यतम, जैसे यही है ना, परमाणु के बाह्यतम कोश यही है, आपका बाहर का कोश यही है। इस कोश में जब आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो ऊर्जा निकले, हम आपको तो बताने का प्रयास कर रहे थे। आप लोग दो प्रकार की अभिक्रिया पढ़े हैं, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़े हैं और एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया पढ़े हैं। आप लोग जानते हैं कोई भी अभिक्रिया संपन्न होती है, उस अभिक्रिया के संपन्न होने में चाहे ऊष्मा निकले चाहे ऊष्मा लगे, ये तो होती है। आप लोगों को बताया गया कि जब ऊष्मा निकलती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, और जब ऊष्मा लगती है तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। तो यहाँ पर भी वही है, हम जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन डालते हैं या तो ऊष्मा लगेगी या ऊष्मा निकलेगी, ठीक है। जब ऊष्मा लगेगी तो ऊष्माशोषी होगी, और जब ऊष्मा निकलेगी तो ऊष्माक्षेपी होगी। ये तो आप जानते हैं। हम जानते हैं किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर अगर क्या होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। क्या होती है? ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो डेल्टा ई, तो उसके लिए क्या होगा, तो उनके लिए डेल्टा ई का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। उनके लिए डेल्टा ई का मान क्या होता है, डेल्टा ई का मान ऋणात्मक होगा। और वो क्रिया कौन सी होगी, वो क्रिया होगी ऊष्माक्षेपी क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी क्रिया होगी। ऊष्माक्षेपी के लिए डेल्टा ई का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। जब किसी इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी दिया गया हो और क्या ऋणात्मक दिया गया हो, क्या दिया गया हो, ऋणात्मक दिया गया हो, तो आपको समझना होगा कि यहाँ से किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन डाला जा रहा है और उसका क्या हो रही है, उसमें उत्सर्जित हो रही है, ठीक। मतलब इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जब ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उनके लिए डेल्टा ई का मान क्या होता है, उनके लिए डेल्टा ई का मान ऋणात्मक होता है। लेकिन जब ऊष्मा लगेगी, ऊष्मा अवशोषित होगी किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन डालने पर, तो वहां पे डेल्टा ई का मान क्या होगा, डेल्टा ई का मान धनात्मक होगा, ठीक है। ये दोनों कंडीशन आपको याद होना चाहिए कि जब डेल्टा EGH का मान क्या हो, ऋणात्मक हो, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डालने पर ऊष्मा क्या हो रही है, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। इलेक्ट्रॉन डालने पर मतलब क्या, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। मतलब वो क्रिया कौन सी क्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी क्रिया होगी। लेकिन अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन डालने पर डेल्टा ई का मान क्या दिया गया, डेल्टा EGH का मान धनात्मक दिया गया। क्या दिया गया, धनात्मक दिया गया। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन डालने पर ऊष्मा का क्या हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, ऊष्मा लग रही है। और जब ऊष्मा लगेगी तो कौन सी क्रिया होगी, ऊष्माशोषी, मतलब क्या होगा, ऊष्माशोषी हो रही है, वहां पे ऊष्मा लग रही है। कोई दिक्कत तो ये हो जाएगा। तो अगर आप नोट करना चाहिए, पॉइंट नोट कर लीजिए आप सभी लोग। आगे जहां पे कल आप लोग छोड़े थे उसी के आगे नोट कर लीजिएगा, ठीक। किसी उदासीन परमाणु के, नोट कर लीजिए, किसी
उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में, किसी उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉन जोड़ने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी दोनों हो सकती है। अगली लाइन से, अधिकतर परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, अधिकतर परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। उसके लिए डेल्टा EGH का मान, उसके लिए डेल्टा EGH का मान ऋणात्मक होता है। उसके लिए डेल्टा EGH का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ये नोट कर लीजिएगा, डेल्टा EGH का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। आगे उनसे लिखिएगा, कुछ तत्वों में परमाणुओं के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा अवशोषित होती है। इस प्रकार के तत्वों के लिए डेल्टा EGH का मान धनात्मक होता है। डेल्टा EGH का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, तो हो जाएगा। लास्ट में एक लाइन और लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी को प्रायः किलो जूल मोल इनवर्स में व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी को प्रायः किलो जूल मोल इनवर्स में व्यक्त करते हैं। हो गया, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी हम लोग जाने। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, लाइन डाल लीजिए। आप थोड़ा लिख लीजिए, अब जो पॉइंट दिखा देते हैं आपको, करने को ज्यादा लिखाया जा रहा है तो ज्यादा हम नहीं लिखाएंगे। अब समझ में आया होगा आपको पॉइंट। ठीक है, और अगर समझ में आ जाता, भले ज्यादा थोड़ा लिखना पड़ता है तो बुरा नहीं लगता है, लेकिन अगर समझ में ना आए और लिखाया जाता रहे तो बुरा लगता है, हम ऐसा मानते हैं। चलिए ठीक, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक, एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक, आपको जो कुछ करना नहीं है, हम आपको बताए हैं कि केवल आप 2 पॉइंट याद रखो। आपको कोई भी कारक, जो भी आप परिभाषा पढ़ोगे, बड़ी आसानी के साथ उन कारकों का वर्णन कर सकती है। परमाणु त्रिज्या ना, ठीक, नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पर धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन कोषों में होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। धनायन ऋणायन को क्या करता है? आकर्षित करता है। बस यही जान लें आप सभी लोग, इसी के आधार पर आप सब कुछ वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रभावित करने वाले कारक में आप पहला कारक लिखिएगा, नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश पहला पॉइंट। नाभिकीय आवेश से क्या प्रभाव पड़ता है इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी पर? बता सकते हैं आप जानते ना कि जैसे मान लो ये कोष है, नाभिक है, इसमें आपका प्रोटॉन धनावेश है, समझिएगा, धनावेश है ना। आपके कोष है ना, क्या होती है? परमाणु त्रिज्या बढ़ रही नहीं, यहाँ पहले इतना था, फिर इतना हुआ,
यहाँ पे मतलब नाभिक का इस पर आकर्षण बहुत ज्यादा है, इस पर और भी कम है, और इस पर सबसे ज्यादा कम है। मतलब जैसे जैसे नाभिक से कोषों की दूरी बढ़ रही है, नाभिक का आकर्षण क्यों कम होता जा रहा है। तब देखो ना, प्रमाण त्रिज्या बढ़ेगी तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन का नाभिक का आकर्षण कम होगा नहीं। इस कोष में हमें इलेक्ट्रॉन डालना होगा तो हमें बाहर से भी ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कहीं बहुत दूर है ना, नाभिक का प्रभाव तो क्या हो रहा है, इस कोष पर धीरे कम होता जा रहा है, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कराना हो तो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। लेकिन अगर नजदीक होता तो नाभिक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को तुरंत आकर्षित कर लेता अपनी तरफ, क्योंकि हम जानते हैं धनात्मक ऋणात्मक को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे आप जानते हैं एक दो चुंबक है, एक चुंबक आप यहाँ पे रखे, एक चुंबक यहाँ पे रखे हैं, हाँ यहाँ भी हम नजदीक हम दोनों को पकड़े हुए हैं, तब भी आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर हम क्या करें, चुंबक यहाँ पे आपको दूसरा चुंबक हम धीरे धीरे खींचते हुए इधर लेके चले जाए, इधर लेके जा रहे हैं, खींच करके यहाँ पे ले गए, तो क्या होगा, चुंबक यहाँ पे आने का प्रयास करेगा नहीं, इसको हमें चिपकाने के लिए यहाँ पे धक्का देते हुए क्या करना पड़ेगा, इसके पास लाना पड़ेगा। और एक समय ऐसा है जब इसका क्षेत्र मतलब यहाँ पे पहुंच जाएगा कि इसका चुंबकीय क्षेत्र कुछ होगा, जब अपने क्षेत्र में आ जाएगा तब उसको आकर्षित करेगा। वही यहाँ पर भी है, जब दूरी बढ़ जाएगी, प्रमाण त्रिज्या बढ़ जाएगी, तो क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। लेकिन जब नजदीक होगा तब क्या होगा, तो यही है कि जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ता है, आपको बता दें प्रमाण त्रिज्या में कि जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे प्रमाण त्रिज्या क्या होती है, प्रमाण त्रिज्या घटती है। जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ता है वैसे वैसे प्रमाण त्रिज्या क्या होती है, घटती है। और जब प्रमाण त्रिज्या घटेगी, जब प्रमाण त्रिज्या घटेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटेगा। मतलब हम थोड़ी सी ऊर्जा दे करके ही क्या कर सकते हैं, मतलब बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करा सकते हैं। तो एक पॉइंट आप मतलब इसमें नाभिकीय आवेश नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिएगा कि नाभिकीय आवेश बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान घटता है। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिए, परमाणु आकार। परमाणु आकार पर भी क्या निर्भर करता है, परमाणु आकार और परमाणु त्रिज्या पर भी निर्भर करता है क्या, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। वो दिक्कत अभी हम आपको बता दिए कि जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, वैसे वैसे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे जैसे आकार जितना छोटा होगा, परमाणु का आकार जितना छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान उतना ही कम होगा। ठीक, परमाणु आकार पर निर्भर करता है क्या, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। आप जानिए कि आकार जितना छोटा होगा, आकार क्या होगा, जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान उतना ही कम होगा, और आकार जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान उतना ही अधिक होगा। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। आप नोट कर लीजिएगा, तीसरा पॉइंट आपको दिया गया इलेक्ट्रॉनिक संरचना। इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर भी निर्भर करता है क्या, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। जैसे जो अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होगा, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी जो होगा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि पूर्ण रूप से अस्थायी होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन डाल ही नहीं, प्रवेश ही नहीं करा पाते। ठीक, और जो अर्ध रूप से अस्थायी होंगी उसमें भी इलेक्ट्रॉन डालने में ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था पर भी निर्भर करता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था पर भी निर्भर करता है इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। समझ में आया होगा, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले सभी कारक हैं। तो आपको समझ में आया कि नाभिकीय आवेश की वृद्धि पर, नाभिकीय आवेश में जैसे जैसे वृद्धि होगी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान वैसे वैसे क्या होगा, घटेगा। परमाणु का आकार जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान वैसे वैसे बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर भी निर्भर करता है क्या, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान। अगर परमाणु पूर्ण रूप से अस्थायी है तो उसमें इलेक्ट्रॉन डालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कराया जा सकता। लेकिन इलेक्ट्रॉन अर्ध रूप से अस्थायी तो उसमें हम क्या ज्यादा ऊर्जा देकर इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करा सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। हम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारकों को हम लोग पढ़े।
चलिए आगे देख लेते हैं हम। लास्ट टॉपिक है आज का। अगर ये सारी चीजें आप जान गए तो लास्ट वाला टॉपिक आपको पता चल गया कि आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए बताइएगा। किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्या होती है? ठीक, किसी नोट कर लीजिएगा, आप लोग को पता नहीं लेकिन हम नोट करने गलत कर लोगे वो भी, तो नोट कर लीजिएगा। किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर, किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान क्रम से बढ़ता जाता है। क्या होता जाता है? ठीक है, किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। आवर्त की बात कर लेते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर बढ़ने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान कम होता जाता है, घटता जाता है। क्यों? क्योंकि नाभिक की आगे बढ़ता जाता है तो परमाणु त्रिज्या छोटी होती जाती है, इसीलिए। ठीक है, तो ये था आज के लिए। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको बताएंगे, कल का वीडियो बड़ा होगा, कल जो भी टॉपिक शुरू करेंगे वो खत्म भी करेंगे। ठीक है, कल पढ़ाएंगे हम आपको विद्युत ऋणात्मकता। ठीक, धन्यवाद।